एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन और माइक्रोबॉडीज़। तो ये जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो ये एंड प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे होते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इनमें रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। और इनका काम होता है लिपिड सिंथेसिस करना, वसा का निर्माण करना, लिपिड सिंथेसिस करना। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज की है वो डिस्कवरी जो की है वो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की है। डिस्कवरी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। इसके बाद आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी जो खोज की है वो सबसे पहले जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखा गया था वो सबसे पहले देखा गया था जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने देखा था 1867 में, 1867 में देखा गया था। जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा था। लेकिन जो डिस्कवरी मानी जाती है वो कैमिलो गोल्जी के नाम से मानी जाती है क्योंकि इन्होंने ही इनके कैमिलो गोल्जी के नाम के बाद ही इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स पड़ा, जिन्होंने 1898 में इसकी खोज की थी नर्व सेल ऑफ बार्न ऑल में और कैट में और बार्न ऑल में की नर्व सेल्स में इन्होंने कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी। और जो खोज करी थी बाई मेटेलिक मेटेलिक इम्प्रेगनेशन मेथड द्वारा इन्होंने कैट और आउल के नर्व सेल में इसकी खोज करी थी। और इन्हीं के नाम के बाद कैमिलो गोल्जी के बाद ही इसका नाम रखा गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। डाल्टन 1954 में 1954 में डाल्टन और फेलिक्स ने इन दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप के नीचे इसके स्ट्रक्चर की कैमिलो गोल्जी के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी करी थी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी जो करी गई है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे के अंडर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की जो स्टडी की गई है वो डाल्टन और फेलिक्स ने की है 1954 में। मेटेलिक इम्प्रेगनेशन मेथड द्वारा कैट और आउल के नर्व सेल में कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी और इन्हीं के नाम पर इनका नाम कैमिलो गोल्जी पड़ा और इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स पड़ा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नाम दिया जाता है एनिमल सेल्स के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको, प्लांट सेल्स के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको डिक्टियोसोम कहते हैं। इसलिए डिक्टियोसोम नाम जो आता है वो प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के भीतर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको डिक्टियोसोम कहते हैं और एनिमल सेल्स के भीतर जो होते हैं उन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बाद सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में तीसरा नंबर आता है वैक्यूल्स का। वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जबकि प्लांट सेल्स में ये लार्ज होते हैं, सेंटर में होते हैं, लार्ज होते हैं और सेंटर में होते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो पेरीफेरी की तरफ हो जाता है, पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है और बीच में सेंटर में बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स के बीच में। और प्लांट सेल्स में जो टोटल वॉल्यूम है उसका 90% जो पोर्शन होता है वो वैक्यूल ही घेरे रहता है। इसके भीतर, इसके चारों तरफ, वैक्यूल के चारों तरफ जो लेयर होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट।
टोनोप्लास्ट की लिए लेयर है वैक्यूल के चारों तरफ होती है। ये नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैक्यूल के चारों तरफ जो लेयर होती है को सराउंड वैक्यूल को सराउंड करने वाली जो लेयर होती है उसको क्या नाम होता है? टोनोप्लास्ट लेयर होती है। लाइसोसोम चौथा नंबर आता है सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में। लाइसोसोम जो होते हैं उन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। और सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं जब सेल्स बूढ़ी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है और उसकी फंक्शन पूरी तरह से नहीं कर पाती है, तब उसको ख़त्म करने के लिए ये लाइसोसोम जो होते हैं वो सारे लाइसोसोम एक साथ फट जाते हैं और इनके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो पूरे सेल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए सुसाइडल बैग भी कहते हैं इन्हें। लाइसोसोम जो होते हैं इसकी खोज जो करी गई है डी डुवेने ने करी है, 1955 में करी है। और जो मेथड यूज़ किया है, टेक्निक यूज़ किया है, उसका नाम है फ्रैक्शनेशन टेक्निक। फ्रैक्शनेशन टेक्निक के माध्यम से बाई चांस इन्होंने डी डुवेने 1955 में लाइसोसोम की खोज की। लाइसोसोम जो होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिज्म स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म कंडीशन शो करते हैं, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम भी होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम भी होते हैं जिन्हें डाइजेस्टिव वैक्यूल कहते हैं, जो भोजन को पचाने में काम हेल्प करते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाते हैं। टर्सरी लाइसोसोम्स होते हैं जो रेसिडुअल बॉडीज़ होती हैं, जिसमें पचाया भोजन डाइजेस्ट होने के बाद जो अवशेष पड़ जाते हैं, रेसिड्यू बच जाते हैं, वो रेसिड्यू वाले जो बॉडीज़ होती हैं टर्सरी लाइसोसोम कहलाते हैं और ये बॉडी से बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। इनके माध्यम से ही ये रेसिड्यूज़ जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, वो सेल्स के बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। तो लाइसोसोम 3 प्रकार के हो गए, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल, टर्सरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडीज़। इसके बाद आता है साइटोस्केलेटन, सिंगल सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। जो अगला है नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस होता है और ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है, केवल प्लांट सेल्स में नहीं होता है साइटोस्केलेटन। जैसे कि ये 3 प्रकार का होता है, माइक्रोबॉडीज़, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनकी खोज करी थी डी रॉबर्टिस तथा फ्रेंची ने। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी रॉबर्टिस तथा फ्रेंची ने। डी रॉबर्टिस या फ्रेंची ने इनकी खोज की थी। डी रॉबर्टिस तथा फ्रेंची ने इनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स की खोज की थी। माइक्रोफिलामेंट की जो खोज करी है वो पेलेविस एट अल ने की है, 1974 में की है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी साइटोस्केलेटन के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जो साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। इसके बाद जाता है माइक्रोबॉडीज़ आती हैं सिंगल सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो इस प्रकार दोबारा से देख लेते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो एनिमल प्लांट दोनों पाया जाता है। RER कहलाता है तथा SER 2 प्रकार का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होती है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और डिक्टियोसोम भी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, डिक्टियोसोम प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। इनको सबसे पहले जॉर्ज ने देखा था, कैमरन गोल्गी ने उसके बाद इनकी खोज करी थी 1998 में की थी। इन्होंने मेटेलिक इम्प्रेग्नेशन मेथड द्वारा कैट और आउल के नर्व सेल्स में इसको खोजा था। डाल्टन और फेलिक्स ने 1954 में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की इसकी खोज करी थी, को देखा था। इसके बाद वैक्यूल्स आते हैं जो एनिमल में बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और प्लांट सेल्स में बड़े बड़े होते हैं। और सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी बाहरी झिल्ली को, बाहरी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम कहलाते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम को डाइजेस्टिव वैक्यूल कहते हैं, टर्सरी लाइसोसोम को रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। इनकी लाइसोसोम की खोज डी डुवेने ने 1955 में की थी, और जो टेक्निक यूज़ की थी उसका फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स कहते हैं। और लाइसोसोम सुसाइडल बैग की तरह भी काम करते हैं। साइटोस्केलेटन होता है जो एनिमल सेल्स में होता है। ये 3 प्रकार का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसके बाद आता है सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन में माइक्रोबॉडीज़।